1965 में इंडोनेशिया में तख्ता पलट हुआ और सत्ताधारियों ने विपक्षी विचारधारा के लोगों को चुन चुन के मारना शुरू किया। प्रत्येक दिन हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता। कभी खंजरों तलवारों से काट दिया जाता, कभी लाइन लगा के गोलियों से भून दिया जाता, कभी लिटा के गाड़ियों से बार बार रौंदा जाता। इसको अंजाम देने के लिए वहां डेथ स्क्वाड बनाए गए जो बड़े ही गाजे बाजे से इसको अंजाम देते थे। जब किसी गांव का सफाया करना होता तो वो ढोल मृदंग लेकर इसके लिए निकलते। एक तरफ मृत्यु नाच रही होती तो दूसरी तरफ पूरा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा चलाया जाता। हजारों की संख्या से बढ़कर ये हत्याएं लाखों में बदल गई और ऐसा अनुमान है ये संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। कुछ वर्षों के बाद महान अमेरिकी लेखक विद्यासागर नैपॉल जब वहां गए तो अक्सर उन्हें इन डेथ स्क्वाड्स के बारे में और उनके ऑर्केस्ट्रा के बारे में बताया जाता। इस पागलपन को समझने से कासिर नैपॉल ने एक बार उस डेथ स्क्वाड मेंबर से इसका कारण पूछ डाला और उसके जवाब ने नैपॉल को झकझोर दिया। उसका कहना था दृश्य को और खूबसूरत बनाने के लिए। ये इंसानी इतिहास की पहली जेनोसाइड नहीं है। इसी तरह की और इससे भी विभत्स घटनाओं से इंसानी इतिहास सजा हुआ है। ऐसा क्या है इंसान के दिमाग में जो इस तरह के परम हिंसा के काम को बाखुशी अंजाम देता है? आज हम ये समझने वाले हैं। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के मरने के बाद मैमल्स का विकास होता चला गया। एक चूहे की साइज से ये हाथी, घोड़े, बाघ, भालू, शेर न जाने कितने अलग अलग दिशाओं में फूट पड़े। अब इनके एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा इनके ब्रेन को डेवलप करने में जा रहा था। 6.5 मिलियन साल पहले वो इस रूप तक पहुंच गया जो आज के इंसान और चिंपैंजी का पूर्वज था। लेकिन शायरी लिखने वाला, कंप्यूटर गेम बनाने वाला और सैटेलाइट को स्पेस में भेजने वाला इंसान अपने इस पूर्वज से काफी दूर है। इसके हम यहां तक की पहुंचने की कहानी को अब देखते हैं। दूसरे मैमल जैसे बाघ, बकरी, घोड़े, उनसे बंदर थोड़े अलग थे। इन मैमल्स में चारों पैर लोकोमोशन यानी चलने फिरने के ही काम आते थे, लेकिन बंदरों में ये टहनियों को पकड़ने, उन पर झूलने और कई और काम करने के लिए बने हैं। इनका जुड़ाव ब्रेन के नर्व सेल से काफी ज्यादा था। ये काफी एफिशिएंट भी थे। तकरीबन 6-7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के वातावरण में एक बड़ा बदलाव आया। जहां पहले घने जंगल हुआ करते थे, अब वहां खुले मैदान होने लगे। अब बंदर की एक प्रजाति को पेड़ से उतरकर नीचे आना पड़ा। एक बार जब इसने पेड़ की टहनी छोड़ दी, इसके हाथ और काम करने के लिए आजाद हो गए। ये एक बड़ा इवोल्यूशनरी इवेंट है। हाथ आजाद होने के कारण अब ये चीजों को पकड़ सकते और उनसे अपने काम के टूल्स यानी औजार बनाने लगे। इन्हीं टूल्स को स्टडी करके हमने इनके बारे में और साथ ही साथ अपने बारे में भी काफी कुछ सीखा है। इन्हीं पत्थर के औजारों को देख आज आर्कियोलॉजिस्ट उन आदि मानव के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्राइमेटोलॉजी की बात करें तो जितने भी बड़े नाम हैं
उनमें पहला नाम केवल और केवल जेन गुडाल का आएगा। जेन जब 4-5 साल की थी, इसे गिफ्ट में एक चिंपैंजी मिला। इसके कारण जेन को जानवरों से प्यार हो गया और खास करके चिंपैंजी से। 22 साल की उम्र में जेन ने चिंपैंजी को समझने का फैसला कर लिया और ये अकेली इंग्लैंड से अफ्रीका चली आई। अब शुरुआत में तो एक अकेली लड़की को अफ्रीका के जंगल तक पहुंचने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसा होने पर जब वो वहां गई तो चिंपैंजी भाग जाए। चिंपैंजी बड़े ही शाय जानवर होते हैं, वो बाहर वालों के करीब नहीं आते। कई महीनों तक यही चलता रहा। जेन जहां जाती चिंपैंजी वहां से भाग जाते। महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन जेन डटी रही। वो एक ही कपड़े पहनकर वहां महीनों तक बैठी रही। अब धीरे धीरे चिंपैंजी को उसकी आदत पड़ने लगी। अब वो उसको देखकर नहीं भागते। सालों के प्रयास के बाद चिंपैंजी ने जेन को अपने दल का एक सदस्य बना लिया। वो उसके साथ वैसे ही बिहेव करते जैसे किसी और चिंपैंजी के साथ करते, और इस तरह से जेन चिंपैंजी को बड़ी करीब से ऑब्जर्व कर पाती। अगले 23 साल उन्होंने चिंपैंजी के बारे में इतना ज्ञान इकट्ठा किया जिसका किसी और सोर्स से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उनकी रिसर्च ने समझाया चिंपैंजी भी बड़ी चतुराई से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसानों की ही तरह। उनका समाज भी ठीक पुराने इंसानों के कबीले की तरह होता है। उनका भी प्रमुख होता है इंसानी कबीलों की तरह। आसपास के कबीलों से उनकी अक्सर लड़ाई होती रहती है, जो कि भयावह रूप ले सकती है इंसानी युद्ध की तरह। इसके अलावा इनके समाज में हर तरह की राजनीति, छल और प्रपंच होते हैं। इस तरह से वो विचार सच सिद्ध हुआ कि अगर हम चिंपैंजी को समझ पाए तो इंसान के इंसान बनने की कहानी भी समझ सकते हैं। जेन गुडाल मॉडर्न साइंस की एक हीरोइन है। 6-7 साल की एक बच्ची को जानवरों से प्यार था, जो अक्सर बच्चों को होता है इस उम्र में। लेकिन अंतर यह था कि इसने अपने इस बचपने को जिंदा रखा। 22 साल की लड़की अकेली अफ्रीका के जंगल कुछ ढूंढने चली गई। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो वही करने की कोशिश कर रही थी जो 19 साल का आइजैक, 24 साल का एल्बर्ट और 23 साल का चंद्रशेखर कर रहा था। अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश, सच को समझने की वो कोशिश जो कुछ इंसानों को सोने नहीं देता है। 60 लाख साल पहले बंदरों का एक समूह पेड़ से उतरकर अब पत्थर के औजार बनाने लगा। धीरे धीरे ये औजार कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि इसको बनाने वाले का ब्रेन अब बढ़ने लगा था, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक कल्पना की ज़रूरत थी। फिर भी विकास का दर धीमा ही रहा। ब्रेन के साइज में एक उछाल देखा गया अभी से 2-2.5 मिलियन साल, मतलब कि 20-25 लाख साल पहले। अब ये 800 से 900 ml का हो गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी खोपड़ी को खाली कर दें और 500 ml की इस कोल्ड ड्रिंक को उसमें डाल दें तो ऐसी 1.5-2 बोतल उसमें समा जाएगी। वैज्ञानिकों ने गौर किया कि उसके बाद दिमाग के बढ़ने का दर फिर से रुक गया। अगले 12-13 लाख साल तक कोई भी बदलाव नहीं आया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पत्थर के टूल बनाने की विधि अब इनके जीन्स में आ गए, कुछ उसी तरीके से जिस तरह से मकड़े के अंदर जाल बनाने की जीन्स होती हैं। अगला बड़ा पड़ाव आया लगभग 7-8 लाख साल पहले। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के माइकल टॉमासालो की टीम ने इस आदि मानव के मस्तिष्क के विकास पर गहन रिसर्च किया है। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इंसानी आंख बंदरों की आंख से अलग है। इंसान की आंख का बड़ा हिस्सा सफेद होता है, जो किसी काम का नहीं है। आखिर ऐसे उल्टे एवोल्यूशन का क्या राज है? टॉमासालो का कहना है यही राज है इंसान की बुद्धि के विकास का। इस दौरान इंसानों में एक खास बदलाव आया। वो एक दूसरे के इंटेंशन को समझने लगे थे।
दूसरे शब्दों में अब आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे थे। अब वो मिलजुल कर काम करने लगे। लाइप्जिग जर्मनी में टॉमी सालो की टीम ने चिंपैंजी और छोटे बच्चों के सोचने के ढंग पर पिछले 30 साल में काफी रिसर्च किए हैं। उनका कहना है एक इंसानी बच्चा छोटी उम्र से ही मिलजुल कर काम करना सीख जाता है, लेकिन आज तक 2 चिंपैंजी या गोरिल्ला को मिलकर सामान उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। इस भावना को शेयर्ड इंटेंशनैलिटी कहा गया है। एक बार ये प्रकृति इंसान में आ गई, उसके बाद इंसान की बुद्धि बढ़ती ही चली गई। साथ काम करने के कारण अब इंसान किसी भी बड़े जानवर को मारने की क्षमता रखता था। इसी दौरान इंसान के अंदर एक और बड़ा म्यूटेशन आया। एक जीन जिसे FOXP2 जीन कहते हैं, उसमें एक छोटे से बदलाव के कारण इंसान के जबड़े में कुछ ऐसा चेंज आया कि अब वो अलग तरीके से शब्दों को बोल पाता था। यहीं से शुरुआत हुई भाषा की। अब इंसान एक दूसरे के हाव भाव को समझ ही नहीं सकता था, बल्कि एक दूसरे के विचारों को भाषा के रूप में और आसानी से बता भी सकता था। इन 2 बड़े एवोल्यूशनरी इवेंट के आसपास ही कहीं वैज्ञानिकों का मानना है एक तीसरी घटना का जन्म हुआ। वो घटना थी इंसान का आग पर काबू पा लेना। अब आग पर काबू करने के बाद वो जानवरों को अपने से दूर भगा सकता था और ठंड में आग के चारों ओर बैठता था। आग के आसपास बैठने और भाषा के मिल जाने के कारण अब हर तरह की बातें शुरू हुई। गॉसिप, चुगली, मस्ती, कहानियां, पॉलिटिक्स, ये सब इंसानों में आने लगे। ये कॉम्प्लेक्स ख्यालात हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यानी न्यूरॉन्स की दरकार होती है, और ये आने लगे पके हुए मांस से। आग मिल जाने के कारण अब इंसान मांस को आग में पका सकता था। किसी भी जानवर के शरीर की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खाने को पचाने में जाता है, लेकिन आग में खाना पका लेने से ये एनर्जी अब दिमाग को बढ़ाने में खर्च होने लगी, और अगले हजारों सालों तक इंसान के दिमाग का साइज बढ़ता चला गया। साथ में बढ़ती गई उसकी बुद्धि और उसके आसपास का समाज। अब हम उन सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनको सुलझाने का हमने वादा किया था, और वो ये है कि इंसान के अंदर में मोरालिटी यानी नैतिक भावना जैसे कि न्याय, दोस्ती, त्याग, भरोसा, ये कहाँ से आता है, और कहाँ से आता है द्वेष, हिंसा और छल। आग, भाषा और बढ़ते हुए समाज ने इंसान के दिमाग को 1 लीटर से ज़्यादा बना दिया। एक रिसर्च ये बताता है कि जैसे जैसे इंसानों का झुंड बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी दिमाग की कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ती चली जाती है। अब इंसान 40 से 50 के ग्रुप में रहने लगा था, और ये ग्रुप धीरे धीरे एक ट्राइब का रूप लेने लगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्राइब भी अब एक दूसरे से लड़ रही थी, कॉम्पीट कर रही थी, कुछ वैसा ही जैसे कि डार्विनियन इवोल्यूशन में होता है। अब इन ट्राइब्स का एकजुट होकर काम करना जरूरी था, नहीं तो दूसरे ट्राइब के हाथों इनका विनाश निश्चित था। घर का भेदी लंका ढाए, ये बात अब इन ट्राइब पे बड़ी सही साबित होने लगी थी। इन ट्राइब्स के लिए जो सबसे जरूरी था वो था आपस का कोऑपरेशन। अगर अंदर की लड़ाई एक हद से ज्यादा बढ़ जाती तो इनका विनाश निश्चित था। तो इन्हीं ट्राइब्स को जिंदा रखने के लिए कुछ बेसिक इंसानी धारणाओं का जन्म हुआ, जैसे कि निष्ठा, दया, न्याय, दोस्ती। यहाँ हम अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जोनाथन हाइट की रिसर्च का सहारा लेंगे। हाइट का कहना है ट्राइब को टूटने से बचाने के लिए धीरे धीरे ये भावना पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों के अंदर चली आई और एक तरह से हमारी जीन का हिस्सा बन गई। इन्हीं बेसिक इमोशंस को मिला के अब इंसानी दिमाग में कई कॉम्प्लेक्स इमोशन बनने लगे। इन धारणाओं को बड़े ही खूबसूरती के साथ समझाया है क्रिस्टोफर बोहेम ने अपनी किताब मॉरल ओरिजिन्स और डेविड स्लोन विल्सन ने अपनी किताब डार्विन्स कैथेड्रल में। अब इन ट्राइब में नए कानून चलने लगे। दूसरे जानवरों में हम देखते हैं जो मजबूत होता है वही दल का मुखिया होता है। वो अपनी ताकत के डर से दूसरे सदस्यों पर राज करता है।
लेकिन इंसानों के ट्राइब अलग थे। अगर कोई मेंबर हद से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता तो पूरा झुंड मिलकर उसको मार डालता या दल से निष्कासित कर दिया जाता। इसलिए अब केवल बलशाली होना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि न्याय, निष्ठा, भरोसा ऐसे गुणों की ज्यादा जरूरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम कम आक्रामक या कम वायलेंट होते चले गए। यही है इंसानों के इंसानियत की शुरुआत की कहानी। पर ध्यान रहे, ये इंसानियत की भावना केवल ट्राइब के अंदर के लिए थी। ट्राइब के बाहर के लिए इंसान अभी भी क्रूर और नफरत से भरा हुआ था। इन बेसिक इमोशंस के साथ इनके उल्टे इमोशंस का भी जन्म हुआ। प्यार के साथ नफरत, ममता के साथ निर्ममता का भी जन्म हुआ। और यही नफरत और निर्ममता रह गई थी ट्राइब के बाहर के लिए। जो इंसान ट्राइब के अंदर के लिए एक दयालु और न्यायप्रिय इंसान था, वो ट्राइब के बाहर किसी भी आदमी को बड़े ही सहजता से काट देता। इंसान अभी भी अपने इस ट्राइबल नेचर से बंधा हुआ है। दुनिया के सारी सोसाइटीज में ऐसे हीरोज हैं जो कि न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन साथ साथ वो वीर और पराक्रमी भी है। अब ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि न्याय और दया ट्राइब के अंदर के लिए है और वीरता और पराक्रम ट्राइब के बाहर के लिए। हम आज भी ऐसे हीरोज की पूजा करते हैं। आज भी इंसान का दिमाग ट्राइब के अंदर को अलग और ट्राइब के बाहर को अलग नजरिए से देखता है। इस बात को जोनाथन हाइट बड़ी खूबसूरती से एक वाक्य में समझाते हैं, मोरालिटी बाइंड्स एंड ब्लाइंड्स। इंडोनेशिया के जेनोसाइड को आज ज्यादातर इंडोनेशियंस भूल चुके हैं। मोरालिटी बाइंड्स एंड ब्लाइंड्स। लाखों साल तक ट्राइब में रहने के कारण इंसान में अपनी ट्राइब के लिए एक अंधभक्ति आती ही है। ये इंसानियत का हिस्सा है। इसको समझना जरूरी है हमारे आज के झगड़ों को समझने के लिए। अभी से 50,000 साल पहले का इंसान बिल्कुल आज के मॉडर्न इंसान के तरह था, लेकिन आज के इंसान की तरह ये पूरी दुनिया पे राज करने वाला ताकत नहीं बन पाया था। ऐसा क्या हुआ इस दौरान जो कि वो पूरी दुनिया पर काबिज हो गया? दो लाख साल पहले होमो सेपियंस बनने लगे थे। उनमें वो सारी प्रवृत्ति आने लगी जो आज के इंसानों में है। उसका झुंड अब बढ़ने लगा था और धीरे धीरे ये एक कबीले का रूप लेने लगा। ऐसा क्या हुआ कि ये झुंड शहर और मुल्क का रूप लेने लगे? क्या है इन मुल्कों में नफरत का कारण? क्या है ब्रह्मांड की वो सच्चाई जिसे पहचान के इंसान ने दुनिया को एक नया रूप दिया? कैसा होगा आने वाला कल और क्या भविष्य है होमो सेपियंस का?